हाउ द यूनिवर्स वर्क्स के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित पिंडों की दूरी निकाली गई। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या सचमुच ब्रह्मांड फैल रहा है और इसकी उम्र क्या है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमारा ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैल रहा है। गैलेक्सियां लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने आखिर यह कैसे जाना कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है? ब्रह्मांड में स्थित कोई पिंड हमसे दूर जा रहा है या वह हमारे पास आ रहा है, इस बात का पता उस ऑब्जेक्ट के लाइट स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके लगाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला स्पेक्ट्रम के द्वारा कोई पिंड पास आ रहा है या दूर जा रहा है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके स्पेक्ट्रम में प्रत्येक कलर की एक निश्चित वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ के बारे में हमने विस्तार से बात अपने पिछले एपिसोड्स में की है। स्पेक्ट्रम में नीले रंग की ओर वेवलेंथ छोटी होती जाती है जबकि लाल रंग की ओर वेवलेंथ बढ़ती जाती है। अतः अगर कोई पिंड हमारे करीब आ रहा है तो वेव्स के सिकुड़ने के कारण वेवलेंथ छोटी होगी और जिस कारण उसका प्रकाश नीले रंग के प्रकाश के करीब होगा। इसी तरह अगर कोई पिंड हमसे दूर जा रहा है तो वेव्स के खिंचने के कारण वेवलेंथ लॉन्गर होगी और जिस कारण इसका प्रकाश लाल रंग के प्रकाश के करीब होगा। इस फेनोमेनन को सबसे पहले क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा साउंड वेव्स के लिए समझा गया था, जिसे आपने कभी न कभी स्कूल में डॉपलर इफेक्ट के नाम से ज़रूर पढ़ा होगा। आइए इसे थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए आप एक सड़क के किनारे कहीं खड़े हैं और तभी वहाँ से एक तेज़ी से आती हुई कार गुजरती है। जब कार आपके पास आ रही थी और जब वह दूर जा रही थी तब आवाज़ में होने वाला चेंज कुछ ऐसा होता है। जब कार आपकी तरफ आ रही थी तो आपको हायर पिच शॉर्टर वेव की आवाज़ सुनाई दी और जब वह दूर जा रही थी तो लोअर पिच लॉन्गर वेव। एक फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम साउंड के केस में पिच की वैल्यू जानकर कार की स्पीड निकाल सकते हैं और इसी तरह लाइट के स्पेक्ट्रम को समझकर गैलेक्सी की वेलोसिटी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई गैलेक्सी हरे रंग का प्रकाश एमिट कर रही है जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। ऑब्जर्व करने पर उसकी वेवलेंथ में शिफ्ट 1% मतलब 505 नैनोमीटर आता है। इस वेवलेंथ का प्रकाश ग्रीन का स्लाइटर रेडिश वर्जन है। तो इतना जानने पर हम गैलेक्सी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स हमसे बहुत दूरियों पर स्थित गैलेक्सीज की भी वेलोसिटी पता कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात आपके ख्याल में ज़रूर आई होगी कि कैसे वैज्ञानिक प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उसमें होने वाले इतने कम कलर चेंज को, जैसे कि इस उदाहरण के केस में ग्रीन 500 नैनोमीटर से 505 नैनोमीटर स्लाइटर रेडिश ग्रीन को ऑब्जर्व कर पाने में सफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि तारों का गर्म वातावरण बहुत से रंगों का एक थर्मल स्पेक्ट्रम एमिट करता है। एक स्मूथ स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ में होने वाले छोटे चेंजेस को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, किंतु तारों के एटमॉस्फेयर में एटम्स स्पेसिफिक कलर को ऑब्जर्व व एमिट कर स्पेक्ट्रम पर अपना मार्क छोड़ देते हैं। इन शार्प फीचर्स को स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं और इनके ज़रिए वेवलेंथ में होने वाले स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है। इसे हम हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। सबसे ऊपर अनशिफ्टेड स्पेक्ट्रम है, बीच में 1% रेड शिफ्टेड। अभी बात किए गए उदाहरण की तरह इसे भी फॉर्मूले में रख कर अगर स्पीड निकाली जाए तो वह 3000 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी और नीचे वाला 2% ब्लू शिफ्टेड है जिसकी स्पीड 6000 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। ऐतिहासिक तौर पर गैलेक्सियों के डॉपलर शिफ्ट मेजरमेंट सबसे पहले 1916 में वेस्टो स्लिफर द्वारा किया गया। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज रेड शिफ्ट शो कर रही हैं, मतलब कि वह हमसे दूर जा रही हैं। बाद में एडविन हबल व मिल्टन ह्यूमासन ने डॉपलर शिफ्ट व रेड शिफ्ट का गहराई से अध्ययन किया।
इन दोनों एस्ट्रोनॉमर ने माउंट विल्सन पर स्थित 100 इंच टेलीस्कोप के द्वारा बहुत सी गैलेक्सीज के डॉपलर शिफ्ट व उनकी पृथ्वी से दूरी का अध्ययन किया। टेलीस्कोप के साथ लगे स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया। स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा टेलीस्कोप पर आने वाली लाइट अपने कलर्स में अलग हो जाती है। स्पेक्ट्रोग्राफ में पहले प्रिज्म का प्रयोग किया जाता था, किंतु आज मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग का प्रयोग होता है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ पुराने स्पेक्ट्रोग्राफ की तुलना में बहुत अधिक विकसित है। उदाहरण के तौर पर हबल टेलीस्कोप को कभी कभी किसी बहुत दूरी की गैलेक्सीज की लाइट स्पेक्ट्रा के लिए 80 घंटे से भी अधिक एक्सपोजर टाइम लगता है, जबकि आज के टेलीस्कोप व स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा उसी गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम को पाने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। हबल ने विभिन्न गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट पैटर्न को अध्ययन कर एक बड़ी ही आश्चर्यजनक बात को नोटिस किया। उन्होंने पाया कि जो गैलेक्सी हमसे जितनी ज़्यादा दूर है उसमें रेड शिफ्ट उतना ही ज़्यादा है, मतलब कि उसकी दूर जाने की वेलोसिटी भी उतनी ही अधिक है। 1931 में हबल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर गैलेक्सी की वेलोसिटी व डिस्टेंस में यह ग्राफ दिया। इस ग्राफ और बाद के अन्य ग्राफ के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि जो गैलेक्सी 2 गुनी दूरी पर है वह 2 गुनी वेलोसिटी से दूर जा रही है, जो 3 गुनी दूरी पर है वह 3 गुनी वेलोसिटी से, और इसी तरह। इसी रिलेशन को हबल्स लॉ कहते हैं, जो हमें बताता है कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हो रही हैं और इस तरह ब्रह्मांड फैल रहा है। गणितीय रूप में हबल्स लॉ को ऐसे लिखते हैं, जिसमें h0 हबल कांस्टेंट है। हबल कांस्टेंट एक यूनिट है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड किसी पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस से भिन्न भिन्न दूरियों से कितनी तेजी से फैल रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के आधार पर h0 की वैल्यू 22 ± 2 किलोमीटर पर सेकेंड पर मिलियन ईयर्स कैलकुलेट की गई है। इससे पता चलता है कि अगर ब्रह्मांड में 1 मिलियन लाइट ईयर की दूरी और बढ़ जाए तो गैलेक्सीज की दूर जाने की वेलोसिटी में 22 किलोमीटर पर सेकेंड की एडिशनल बढ़ोतरी हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी को रेफरेंस पॉइंट मानकर हम ब्रह्मांड में जिस ओर देखते हैं उस ओर गैलेक्सीज मिल्की वे से दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सी मिल्की वे से जितनी ज़्यादा दूर है वह उतनी तेज़ी से दूर जा रही हैं। इस पूरे पैटर्न को हबल फ्लो कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही गंभीर सवाल उभर कर आता है कि क्या ब्रह्मांड में मिल्की वे कोई स्पेशल जगह है जिससे सभी गैलेक्सियाँ दूर जा रही हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसा क्या है, या फिर बिग बैंग मतलब ब्रह्मांड की शुरुआत यहीं से हुई थी जिस कारण फैलाव दिख रहा है? इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुँचें, हमें देखना होगा कि किसी दूसरी गैलेक्सी पर रहने वाले व्यक्ति को यह फैलाव कैसा दिखेगा। गैलेक्सी ए वाले को हबल फ्लो ऐसा दिखेगा। गैलेक्सी बी के प्रोस्पेक्टिव से भी वेलोसिटीज़ में चेंजेस के कारण उस गैलेक्सी से भी और सभी गैलेक्सीज दूर जाती ही दिखेंगी। मतलब कि आप वह ब्रह्मांड की किसी भी गैलेक्सी में जाकर देखेंगे तो भी आपको वहाँ से सभी गैलेक्सीज दूर जाती हुई ही दिखेंगी। इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ब्रह्मांड के संबंध में समझ आती है कि ब्रह्मांड का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है जहाँ से बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड का फैलाव शुरू हुआ। असल में ब्रह्मांड हर दिशा में हर तरफ एक समान रूप से फैल रहा है। सभी गैलेक्सियाँ सभी गैलेक्सियों से एक समान रूप से दूर जा रही हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि गैलेक्सीज तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन गैलेक्सीज स्वयं में नहीं फैल रही हैं, क्योंकि गैलेक्सीज पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें लोकली फैलने नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है वह खाली होता जा रहा है। बिग बैंग के समय वह काफ़ी डेंस था और तब से वह फैलने के साथ खाली होता जा रहा है। मतलब कि बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का सभी मैटर एक बिंदु पर था, मतलब कि सारी गैलेक्सीज भी एक ही बिंदु पर थी। इतना सब जानने के बाद आइए देखते हैं कि इनके प्रयोग से ब्रह्मांड की लगभग उम्र निकालना कितना सरल है। कोई एक गैलेक्सी ले लीजिए जो हमारी गैलेक्सी से 1 मिलियन लाइट ईयर दूर है। हबल्स लॉ से हम जानते हैं कि वह गैलेक्सी लगभग 22 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जा रही है। तो साधारण सा सवाल है
उसे 22 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से 1 मिलियन लाइट ईयर जाने में कितना समय लगा। चाल बराबर दूरी बटा समय के सिंपल फॉर्मूले से इसे हम निकाल सकते हैं। इससे ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.5 बिलियन ईयर्स निकल कर आती है, जो कि मोस्ट रीसेंट मान्य एक्यूरेट मेजरमेंट 13.798 प्लस माइनस 0.037 के काफ़ी निकट है। आइए ब्रह्मांड की उम्र को हबल कांस्टेंट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देखते हैं। इस फॉर्मूले में केवल हबल कांस्टेंट की वैल्यू रखकर ब्रह्मांड की उम्र निकाली जा सकती है। हबल कांस्टेंट से एज ऑफ यूनिवर्स निकालने में माना जाता है कि ब्रह्मांड हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से फैला है, किंतु शायद असल में ऐसा ना हो। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग से लेकर ब्रह्मांड के फैलाव की गति कई बार एक्सेलरेट व डी एक्सेलरेट हुई है और इस समय एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एक्सेलरेट हो रहा है। अतः ब्रह्मांड की असली उम्र शायद कम या ज़्यादा हो सकती है, किंतु वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का एक्सेलरेशन व डी एक्सेलरेशन अभी तक लगभग बराबर हुआ है, जिस कारण ये एक दूसरे को काट देते हैं। अतः हबल कांस्टेंट के हिसाब से 13.5 बिलियन ईयर मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेटेड वैल्यू 13.7 बिलियन ईयर के काफ़ी निकट है। इन तरीकों के अलावा ब्रह्मांड की उम्र कुछ अन्य तरीकों से भी क्रॉस चेक की जाती है, जैसे कि किसी पुराने तारे की उम्र पता करके, और अगर वह भी इन्हीं वैल्यूज़ के करीब आती है तो उससे बिग बैंग थ्योरी की उपयोगिता और बढ़ती है। एक अन्य तरीका यह है कि हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसी की उम्र पता कर लें, और क्योंकि बिग बैंग के समय इसका भी निर्माण हुआ था, अतः यह भी ब्रह्मांड की उम्र के काफ़ी करीब होगी। गैलेक्सी की उम्र पता करने का सबसे रिलायबल तरीका मेन सीक्वेंस फिटिंग द्वारा स्टार्स क्लस्टर का अध्ययन करना है। मेन सीक्वेंस फिटिंग तकनीक का मुख्य पहलू यह है कि प्रत्येक तारा कितना जिएगा यह उसके मास पर निर्भर करता है। स्टार्स की उम्र का अध्ययन करने के लिए फेमस HR डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। इस HR डायग्राम में ऊपर दिखने वाले नीले तारे सबसे मैसिव व पावरफुल होते हैं और नीचे लाल रंग वाले कम मैसिव। नोटिस कीजिए कि कैसे स्टार एक डायगोनल लाइन बना रहे हैं। नीले मैसिव व पावरफुल स्टार ऊपर हैं और लाल कम मैसिव व फीबल स्टार नीचे हैं। इस फेमस डायगोनल लाइन को मेन सीक्वेंस कहते हैं। मैसिव व पावरफुल ब्लू स्टार सबसे तेजी से ईंधन का उपयोग करते हैं, अतः वे सबसे पहले अपना ईंधन खत्म कर स्वयं खत्म हो जाते हैं, जबकि लाल कमज़ोर तारे सबसे आखिरी में। इस तरह तारों के खत्म होने का यह मेन सीक्वेंस एक क्लॉक की तरह वर्क करता है। इस तरह तारों का सीक्वेंस जितना शॉर्ट पाया जाता है, मतलब कि वह स्टार क्लस्टर उतना अधिक पुराना है। सही समय की गणना के लिए इसका एक्चुअल ईयर से कैलिब्रेशन किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिशा में हमने इतनी प्रगति कर ली है कि स्टार क्लस्टर की उम्र निकालने की यह एक रिलायबल टेक्निक है। मिल्की वे गैलेक्सी के संबंध में भी जब भिन्न स्टार क्लस्टर की उम्र का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि उनकी उम्र अलग अलग है। मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क में ऐसे क्लस्टर हैं जिनमें न्यू बॉर्न क्लस्टर की उम्र 1 बिलियन से भी कम है, तो किसी की 8 to 9 बिलियन ईयर्स। वहीं सराउंडिंग हेलो में बहुत ही पुराने स्टार क्लस्टर्स हैं जिनकी उम्र 10 to 14 बिलियन ईयर्स है। वैज्ञानिकों को इन गणनाओं से ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि यह पहले निकाली गई ब्रह्मांड की उम्र से कम और उसके काफ़ी निकट है। इन गैलेक्सीज का निर्माण बिग बैंग के ठीक बाद हुआ होगा। ऐसा कोई भी स्टार क्लस्टर नहीं मिला जिसकी उम्र ब्रह्मांड की उम्र 13.7 बिलियन ईयर से अधिक हो। अतः यह तरीका भी ब्रह्मांड की इतनी ही उम्र की पुष्टि करता है।